हेलो साथियों, नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल टाक लाफुली में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, जहां मिलती है आपको कानून से संबंधित आसान भाषा में जानकारी। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको कानूनी जानकारी और लीगल अपडेट्स देते रहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश के यूनियन लॉ मिनिस्टर श्री अर्जुन राम मेघवाल ये कंफर्म कर चुके हैं कि 1 जुलाई 2024 से 3 नए क्रिमिनल कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होने जा रहे हैं। इसे लेकर अधिक से अधिक अवेयरनेस फैलाने की कोशिश में सभी सरकारी एजेंसियां जुटी हुई हैं। आज के सेशन में हम इन तीनों नए क्रिमिनल कानूनों की चर्चा विस्तार से करेंगे और बताएंगे कि इन तीनों कानूनों का देश की कानून व्यवस्था, देश की न्याय व्यवस्था और आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या क्या नए बदलाव इन नए कानूनों में किए गए हैं, और साथ ही चर्चा करेंगे कि सरकार ने क्या क्या तैयारियां इनको देश में लागू करने के लिए कर रखी हैं। इस महत्वपूर्ण जानकारी को जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल टाक लाफुली पर नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल जानकारी आप तक लगातार पहुंचती रहे। दोस्तों, आईपीसी में आप पढ़ते थे 5 पनिशमेंटों के बारे में। तो क्या क्या पनिशमेंट दोस्तों वो होते थे, जान लेते हैं उसके बारे में। पहला था मृत्युदंड, दूसरा था आजीवन कारावास, तीसरा था कारावास जो 2 प्रकार का हुआ करता था, कठोर कारावास और साधारण कारावास, और चौथा प्रकार के दंड का प्रावधान था संपत्ति की जब्ती, और 5वां था जुर्माना। लेकिन अब दोस्तों बीएनएस में 6ठे स्थान पर एक नए दंड यानी कि पनिशमेंट को जोड़ा गया है, वो है कम्युनिटी सर्विस यानी कि सामुदायिक सेवा। अब इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि सामुदायिक सेवा में क्या होता है कि सामुदायिक दंड के रूप में किसी पर्सन से कोई एक्टिविटी कराई जाती है जो किसी छोटे नेचर के अपराध के बारे में करवाई जाती है। वो एक्टिविटी पनिशमेंट के रूप में कुछ भी हो सकती है। सामुदायिक सेवा एक प्रकार की सजा है जिसमें छोटे मोटे अपराध करने वाले व्यक्तियों को जेल की सजा काटने के बजाय समुदाय के लिए अवैतनिक कार्य करने की आवश्यकता होती है। तो आपको बता देता हूं कि ये एक्टिविटी या सामुदायिक सेवा बीएनएस के कौन कौन से सेक्शंस में आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आपको ये देखने को मिलेगी दोस्तों सेक्शन 202 में, जो ये सेक्शन ये बात करता है कि लोक सेवक द्वारा विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में शामिल होने के बारे में। सेक्शन 209 यानी कि 209 जो बात करता है कि जब कोई व्यक्ति को वारंट की उद्घोषणा के बावजूद भी कोर्ट में हाजिर ना हो तो क्या किया जाए। इसके बाद सेक्शन है 226 यानी कि 226 जो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड के बारे में बात करता है। इसके बाद सेक्शन है 303 जो चोरी की बात करता है। इसके बाद सेक्शन है 355 यानी कि 355 जो पब्लिक प्लेस पर नशा करने वाले व्यक्ति द्वारा दुर्व्यवहार की बात करता है, और एक सेक्शन है 356 जो मानहानि की बात करता है। तो आपने जाना कि इन 6 सेक्शंस में बीएनएस के अंदर सामुदायिक सेवा या कम्युनिटी सर्विस दंड के रूप में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा मॉब लिंचिंग का बीएनएस में एक नया ऑफेंस जोड़ा गया है। माय डियर फ्रेंड्स, बीएनएस में धारा 100 से कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर वाले सेक्शन शुरू होते हैं। इसके अंतर्गत सेक्शन 103 में मॉब लिंचिंग के बारे में और उसके दंड के बारे में बताया गया है। दोस्तों, मॉब लिंचिंग की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, या मॉब लिंचिंग क्या होता है। मॉब लिंचिंग क्या है, इस टर्म को भी जानना बहुत जरूरी है। जब 5 या 5 से अधिक लोग जाति या समुदाय, लिंग, भाषा या अन्य किसी समरूप आधार पर किसी आदमी को घेर कर उसकी हत्या कारित कर देते हैं तो इसे मॉब लिंचिंग की कैटेगरी में रखा गया है, जिसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। इसके बाद 2 सेक्शंस को और जोड़ा गया है, सेक्शन 111 जो संगठित अपराध और सेक्शन 112 जो छोटे संगठित अपराध जिनमें शामिल है जैसे किडनैपिंग, डकैती, वाहन चोरी, वसूली, भूमि हथियाना, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, साइबर अपराध, अवैध सेवाओं का व्यापार, ब्लैक में टिकट बेचना, पेपर लीक करना, वेश्यावृत्ति या फिरौती आदि करना। इसके बाद आता है सेक्शन 113 जो बात करता है आतंकवादी कृत्य की, जो आईपीसी में शामिल कभी नहीं था। धारा 113 में आतंकवाद की एक विस्तृत परिभाषा दी गई है।
इसके साथ ही धारा 150 को बीएनएस में अलग से जोड़ा गया है, जो बात करता है कि भारत सरकार के विरुद्ध जो कोई अपने किसी कृत्य द्वारा किसी जानकारी को छिपाएगा तो वह अपराध है, जिसमें 10 साल की सजा का दोस्तों प्रावधान रखा गया है। धारा 69 यानी कि धारा 69 को भी जोड़ा गया है दोस्तों, जो कहती है कि शादी का झूठा वादा करके जो किसी महिला के साथ मैथुन करेगा वह अपराध है और ऐसा करने वाले को 10 साल की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही धारा 377 यानी कि 377 आईपीसी का इसमें बीएनएस में लोप किया गया है। इसमें देखने को मिलता है कि जो अप्राकृतिक मैथुन की बात करता था ये सेक्शन, तो अब आप सब लोगों को ध्यान होगा कि नवतेज सिंह जौहर का जो केस था उसमें कोर्ट ने अप्राकृतिक ऑफेंस यानी कि 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था, लेकिन पूरी तरह से इसे डीक्रिमिनलाइज नहीं किया गया था। यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था इस बारे में कि जो लोग 18 साल के ऊपर के हैं वे अपनी मर्जी से किसी सेम सेक्स के पर्सन के साथ अगर रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो सरकार उसे पनिश नहीं करेगी और ना ही सरकार द्वारा उसके ऊपर कोई लायबिलिटी लगाई जाएगी। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर किसी माइनर पर्सन के साथ सेम सेक्स रिलेशनशिप बनाया जाता है या किसी पर्सन के कंसेंट के बिना सेक्स रिलेशनशिप बनाया जाता है या किसी एनिमल के साथ मैथुन किया जाता है तो ये सारी चीजें उसके बाद भी अपराध होंगी और सेक्शन 377 यानी कि 377 आईपीसी के अंतर्गत पनिशेबल होगी। लेकिन सरकार ने अब बीएनएस में अप्राकृतिक मैथुन से रिलेटेड कोई सेक्शन ही शामिल नहीं किया है। इसके साथ ही एडल्ट्री का ऑफेंस भी बीएनएस में से हटा दिया गया है। इसके अलावा पुराने क्रिमिनल लॉ आईपीसी में आत्महत्या करने वाले को धारा 309 के तहत अपराध माना जाता था, यानी कि किसी ने आत्महत्या का प्रयास किया और वह आत्महत्या करने में असफल रहा तो उसे दंडित किया जाता था। सन 2017 में मेंटल रिहेबिलिटेशन बिल पारित किया गया, जिसमें कहा गया था कि कोई व्यक्ति अगर आत्महत्या करने का प्रयास करता है तो आप उसे आईपीसी में दंड मत दीजिए, क्योंकि ऐसी अवस्था में उसकी मनोदशा खराब हो जाती है और ऐसी हालत में उसकी मानसिक स्थिति उस चरम बिंदु पर पहुंच जाती है जहां उसे जीवन से मृत्यु ज्यादा सहज महसूस होने लगती है, तो उसे मानसिक उपचार और काउंसलिंग की जरूरत है, ना कि किसी दंड की। तो ऐसे आदमी को दंड देने का कोई मतलब नहीं है। अब सरकार ने नए क्रिमिनल लॉ बीएनएस में इस सेक्शन को हटा ही दिया है। अब यह अपराध नहीं माना जाएगा। दोस्तों, आपको ध्यान देना होगा कि नालसा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जेंडर को रिकॉग्नाइज किया था। वहां से एक नया कंसेप्ट जेंडर के बारे में आया। दोस्तों, आईपीसी केवल ही और शी के बारे में बात करती थी, यानी कि स्त्री और पुरुष की परिभाषा को ही आईपीसी में कवर किया गया था। लेकिन नए क्रिमिनल कानून बीएनएस में धारा 2 की उपधारा 10 में पुरुष और महिला के अलावा ट्रांसजेंडर को भी कवर किया गया है। तो दोस्तों, ये थे बीएनएस के मेजर चेंज जो आपको नए क्रिमिनल कानून में भारतीय न्याय संहिता के रूप में मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे। तो अब बात करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है बीएनएसएस, जिसने सीआरपीसी को रिप्लेस किया है। दोस्तों, पहले सीआरपीसी में 484 सेक्शन शामिल थे, अब बीएनएसएस में 531 सेक्शंस को शामिल किया गया है। अगर हम बीएनएसएस में सबसे मेजर चेंज की बात करें तो वो टाइमलाइन को लेकर है, ताकि किसी भी मुकदमे का विचारण सीआरपीसी की तरह बहुत लंबा ना हो और मुकदमों का निपटारा जल्दी से जल्दी किया जा सके। बीएनएसएस में इस प्रकार की कई टाइमलाइंस आपको देखने को मिलेंगी। पहले पुलिस अभियुक्त की कस्टडी 15 दिन की ले सकती थी, अब नई इस बीएनएसएस में इस अवधि को बढ़ाकर 90 दिन का कर दिया गया है। एफआईआर से लेकर जजमेंट तक सब अब डिजिटल होगा। सबकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अब रखनी होगी और हर प्रक्रिया का सेगमेंट की एक निर्धारित अवधि होगी और उसी अवधि में उस प्रक्रिया के सेगमेंट का पूरा करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सरकार ने बीएनएसएस में तारीख पर तारीख वाले सिस्टम को खत्म करने पर ज्यादा जोर दिया है। अब यहां पर यह देखना होगा कि नए कानूनों को लागू किए जाने से लीगल सिस्टम में क्या फर्क आएगा, कितना बदलाव आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये तो तय है कि इसके आने से कोर्ट के काम करने का तरीका चेंज होगा। जितने भी लॉयर्स और एडवोकेट हैं उन्हें सारे सेक्शंस
नए सिरे से याद करने पड़ेंगे। पुलिस के कार्य करने की शैली में भी बदलाव देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट का तो यहां तक कहना है कि यदि कोई एफआईआर अगर आज रजिस्टर होती है तो मैक्सिमम 3 साल के अंदर उसे जजमेंट तक पहुंचाकर डिस्पोजल किया जा सकेगा। बीएनएसएस में हर प्रक्रिया का एक टाइम सेट कर दिया गया है, यानी कि एफआईआर कितने दिन में रजिस्टर होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन कितने दिन में पूरी कर ली जानी चाहिए, चार्जशीट कितने दिन में दाखिल हो जानी चाहिए और शिकायतकर्ता को एफआईआर पर क्या कार्रवाई हुई व कितनी कार्रवाई हो चुकी है इसका भी समय निर्धारित किया गया है और ट्रायल में अलग अलग सेगमेंट को कितने दिन में पूरा करना है उसका भी समय निर्धारित किया गया है। ये कुछ मेजर चेंज आपको यहां बीएनएसएस में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर बात करें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की तो यहां काफी कुछ एविडेंस एक्ट की तरह ही है। केवल डिजिटल दस्तावेज और डिजिटलाइजेशन को ही सिर्फ इसमें जोड़ा गया है। बाकी साक्ष्यों की कसौटियां और साक्ष्यों को प्रस्तुत करने के तरीके को डिजिटली माध्यम से प्रस्तुत करने पर बल दिया गया है। डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज की डेफिनेशन को यहां विस्तार दिया गया है। बस ये 3 नए क्रिमिनल कानून 1 जुलाई 2024 से संपूर्ण भारत में पूर्ण रूप से लागू होने जा रहे हैं। तो ये थे नए क्रिमिनल लॉज और उनसे जुड़ी कुछ विशेष बातें। तो दोस्तों, सजग रहिए, सावधान रहिए और कानूनी बातों को जानते रहिए और समझते रहिए। यही हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य है। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कानूनी जानकारी के साथ। नमस्कार दोस्तों।